परिणाम सिविल सर्विसेज से मैं राजीव कुमार मिश्रा आप सबका फिर से एक बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पिछले सेशन में हमने आपसे भारत में श्रमिक और श्रम आंदोलनों के बारे में एक चर्चा की थी और इस संदर्भ में मैंने कई जो साम्यवादियों के ऊपर जो केस दर्ज किए गए थे उन पे मैंने आपसे बात किया। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण केस है, मेरठ षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। तो इस पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मेरठ षड्यंत्र केस भी साम्यवादियों को रोकने, उनके विचारधारा को प्रसार को सीमित करने के लिए लाया गया था। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के कानून बनने पर सरकार ने 14 मई 1929 ईस्वी को 32 साम्यवादी नेताओं, जिसमें अधिकांश मजदूर संगठन के नेता थे, को धारा 121(1) के तहत गिरफ्तार कर उन पर मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत मुकदमा चलाया और जनवरी 1933 ईस्वी में उन्हें सजा हुई। इनके प्रमुख थे S.A. डांगे, S.B. घाटे, केन जुगलकर, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद और सोहन सिंह जोश, K.N. सहगल इत्यादि। मेरठ षड्यंत्र केस के अंतर्गत 3 ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे। देखिए, मेरठ षड्यंत्र केस जो हुआ था उसमें 3 अंग्रेज ब्रिटिश नागरिक भी शामिल थे, जिनमें पहला नाम था फिलिप स्प्रेटे, दूसरा नाम था बेन ब्रैडले और तीसरे व्यक्ति थे लेस्टर हचिनसन। तो हचिनसन ने न्यू स्पार्क नामक पत्रिका का संपादन किया था। और आप देखेंगे कि मेरठ षड्यंत्र केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, M.A. अंसारी और M.C. छगला आदि ने पैरवी किया था और मुजफ्फर अहमद को आजीवन कालापानी की सज़ा सुनाई गई और श्रीपद अमृत डांगे, घाटे और निम्बालकर को, फिलिप स्प्रेटे को 12 साल की कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस के विरोध में मोतीलाल नेहरू ने 21 मार्च 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानमंडल में काम रोको प्रस्ताव पेश किया था और इस प्रकार आप देखेंगे कि 1929 ईस्वी में भारतीय साम्यवादियों ने कांग्रेस को पूंजीपतियों की पार्टी घोषित किया तथा सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू को पूंजीपतियों का एजेंट बताया गया। और इस प्रकार 1935 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी पार्टी के सचिव सोमनाथ लाहिड़ी की गिरफ्तारी के बाद P.C. जोशी इसके प्रथम महासचिव बनते हैं और P.C. जोशी बम्बई से 1938 ईस्वी में प्रकाशित नेशनल फ्रंट के संपादक थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो भारतीय साम्यवादी पार्टी और उसकी विचारधारा को लेकर के कई षड्यंत्र केस किए गए और इस तरह से इस कड़ी का एक समापन होता है। और यहाँ से कांग्रेस समाजवादी पार्टी का उत्थान के संदर्भ में मैं आपसे अगर बातें कर लूँ तो 1934 ईस्वी में पटना में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई और इसके प्रमुख सदस्य थे जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता, मीनू माशानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, कमला देवी चट्टोपाध्याय। 17 मई 1934 ईस्वी को पटना में स्थापित इस अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेंद्र देव थे तथा जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। अगर आपसे पूछा जाए कि अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो 1934 ईस्वी में की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव और महासचिव थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम वार्षिक अधिवेशन अक्टूबर 1934 ईस्वी में डॉक्टर संपूर्णानंद की अध्यक्षता में बम्बई में आयोजित किया गया था और इसमें गठित कार्यकारिणी के महासचिव जयप्रकाश नारायण थे। यूसुफ मेहर अली ने बम्बे प्रोविंशियल यूथ लीग का गठन किया था और राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक जर्नल प्रकाशित किया था। राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस जर्नल नामक
पत्रिका का संपादन किया था। 1948 ईस्वी में कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भंग कर दिया गया और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू का समर्थन प्राप्त था और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था कांग्रेस के भीतर ही रहकर कांग्रेस में समाजवादी मूल्यों की स्थापना करना। और इस प्रकार आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में कहा था कि भारत तथा विश्व की समस्याओं का हल एकमात्र कुंजी समाजवाद में है। आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवाद एवं राष्ट्रीय आंदोलन नामक पुस्तक की रचना किया था और जयप्रकाश नारायण ने समाजवाद ही क्यों वाई सोशलिज्म द रिलीवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वाई सोशलिज्म द सोशलिज्म रिलीवेंस ऑफ सोशलिज्म इन इंडिया के पुस्तक के रचयिता कौन हैं, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी है। वाई सोशलिज्म पुस्तक उन्होंने लिखा था और जयप्रकाश नारायण ने 1931 ईस्वी में बिहार समाजवादी पार्टी का भी गठन किया था और राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस सोशलिस्ट नामक पत्रिका का प्रारंभ किया था और अशोक मेहता भी इसके संपादन से जुड़े हुए थे। इस प्रकार आपने देखा कि कांग्रेस के अंतर्गत भी समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किया गया था, जिनके माध्यम से मजदूरों किसानों के बातों को उनके समस्याओं के समाधान के लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए थे। इस प्रकार आप देखिए कि साम्यवादी दल का इस प्रकार विकास होते गया। एक महत्वपूर्ण समाजवादी नेता थे जिनका नाम था बीटी रणी देव, इसे आप याद रखना। और इस तरह से मैंने आपसे समाजवाद और भारत में साम्यवाद के विकास पर चर्चा किया। इसी क्रम में 1937 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ रॉय ने लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन द सोमेंद्र नाथ टैगोर ने 1942 ईस्वी में क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किया था और मानवेंद्र नाथ राय ने इंडिपेंडेंट इंडिया नामक अखबार निकाला था। और अब देखेंगे कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने मार्क्सवाद से निराश होकर 1940 ईस्वी में अतिवादी लोकतंत्र दल रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना करते हैं। और इसी तरह मई 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से जब वो अलग हो गए तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक दल बनाया। शार्दुल सिंह कविशा फॉरवर्ड ब्लॉक के उपाध्यक्ष थे और 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व शुरू होने पर भारतीय साम्यवादियों ने इसे साम्राज्यवादी युद्ध कहा, किंतु जब 1941 ईस्वी में हिटलर ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो वे इसे लोक युद्ध के रूप में कहने लगे तथा ब्रिटेन और रूस के युद्ध में पूर्ण सहयोग देने की बात कहने लगे। तो भारत सरकार ने भी कम्युनिस्ट पार्टी की तुरंत वैध घोषित कर दिया तथा उस पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया। लेकिन आप देखेंगे कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट में साम्यवादी इससे संपूर्ण तरीके से अलग रहे। किसी भी समाजवादी या साम्यवादियों ने इसमें सहयोग प्रदान नहीं किया और 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह का साम्यवादियों ने लेकिन समर्थन किया था और कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस में नेशनल फ्रंट नाम से और मराठी में क्रांति नाम से अपने मुख्य पत्र निकाले। पीपुल्स वार नामक अंग्रेजी साप्ताहिक साम्यवादी विचारधारा की पत्रिका थी। और इस तरह से आपने देखा कि कैसे भारत में साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ। कुछ अन्य पत्रिकाओं के बारे में आपसे बात करूं तो बम्बई घोषणा पत्र 1936 ईस्वी में 18 मई 1936 ईस्वी को बम्बई के 21 प्रमुख उद्योगपतियों ने इस पर हस्ताक्षर किया था और बम्बई प्लान 1944-45 ईस्वी में भारत के 8 बड़े उद्योगपतियों ने स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कैसे विकास किया जाए, कैसे बनाया जाए, उसके लिए उन्होंने बम्बई प्लान नामक एक शीर्षक से बम्बई प्लान की प्रस्तुति किया था और इसका शीर्षक था ए ब्रीफ मेमोरेंडम आउटलाइनिंग अ प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। इस पर हस्ताक्षर करने वाले 8 उद्योगपतियों में जे.आर.डी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, आदेशी दलाल, श्री राम, कस्तूरी भाई लाल भाई, बी.डी. सर्राफ,
जॉन मथाई और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। बम्बई प्लान पहली बार जनवरी 1944 ईस्वी में तथा दूसरी बार 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और बम्बई प्लान के संपादक पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास थे। तो इस तरह से मैंने आपसे बम्बई प्लान और बम्बई घोषणा पत्र के बारे में से चर्चा किया। एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1927 ईस्वी में फिक्की की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला व पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के प्रयासों से हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने 1932 ईस्वी के ओटावा व्यापार समझौता की यह कहकर निंदा की कि इससे भारत के अधिक विस्तृत हितों की हत्या हुई है और ओटावा व्यापार समझौता 21 जुलाई 1932 से 18 अगस्त 1932 तक कनाडा की राजधानी ओटावा में विश्व आर्थिक मंदी के संदर्भ में हुआ था। और इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट है ली मोदी पैक्ट। अक्टूबर 1933 के इस पैक्ट द्वारा बम्बई टेक्सटाइल ग्रुप ने जापान के बजाय ब्रिटेन की टेक्सटाइल को वरीयता प्रदान किया था। तो इस तरह से हमने आपसे भारत में श्रमिक साम्यवाद समाजवाद के विचारों को कैसे संस्थागत रूप से इसकी स्थापना होती है, कैसे इसका विकास होता है, इस पे मैंने आपसे चर्चा किया और यह भी बताया इस साम्यवाद और समाजवाद को रोकने के लिए भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन कौन से षड्यंत्र और केस चलाए गए और उनकी क्या परिणति रही। तो इस तरह से भारत में श्रमिक और साम्यवादी आंदोलन का एक विस्तृत अवलोकन समाप्त होता है। और इससे सुनने के लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं आपसे यह भी कहने जा रहा हूं कि देखिए, जैसे ही 13 सितंबर को बीपीएससी की प्री होगी, उसके बाद में बोर्ड के माध्यम से डिजिटल बोर्ड और दोनों तरह के बोर्ड से लिखित रूप से और पीपीटी के माध्यम से दोनों रूप से आपको मेंस के स्तर पे बेहतर तरीके से व्यवस्थित नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा और खुद भी आपसे उस पर प्रतिदिन चर्चा की जाएगी। तो इस तरह मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।